अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। आगे जो एक दो लेक्चर हैं वो क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड हैं, जो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है ये एक साइंसदान ने दिया था जिसका नाम था वोल्फगैंग पॉली। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है लिख लेते हैं पहले हम कि गिवन बाय वोल्फगैंग पॉली, राइट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमने पढ़े थे चार क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्या कहता है कि किसी भी एटम में चारों के चारों क्वांटम नंबर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते। मींस अगर आप किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स उठाएंगे तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स के जो चार क्वांटम नंबर हैं, कौन से? प्रिंसिपल, अज़्यूमिथल, मैग्नेटिक और कौन सा था? स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी एटम में सेम नहीं हो सकते। तो यही इसकी स्टेटमेंट है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम having same set of four quantum numbers। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। अगर सेम हो सकते हैं तो चार हैं, चारों तो सेम नहीं हो सकते। तो चारों तो सेम नहीं हो सकते तो मैक्सिमम कितने सेम हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट मींस एट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 3 सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? एट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 3 सेम क्वांटम नंबर्स। हरू बरू मुश्किल जुमला हो गया। एट मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है कि दो एटम्स, ये स्टेटमेंट एज इट इज एमसीक्यूज में आई हुई है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये कौन सी थ्योरी है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहां पे हम एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। हम लेते हैं 1s। ठीक है, और 1s में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। तो एक 1x पहले के लिए, दूसरा 1x दूसरे के लिए। ये यूं ना समझिए कि अलग अलग। भाई 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां रख लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? तो ये जो सामने नंबर लिखा होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n होगा इसका 1। इसका n कितना होगा? जो सामने नंबर लिखा हुआ है वो इसका n होगा, तो इसका n कितना होगा? 1। उसके बाद m, नहीं, n के बाद क्या आता है? l जो यहां लिखा होता है, s लिखा है तो 0 याद रख लो, S0 P1 D2 F3, ये याद रख लो। l अगर 1 है, s है, S0 0 के लिए क्या होगा? यहां भी 0। उसके बाद क्या आता है? m, S0 है, L 0 है तो m भी क्या होगा? 0। यहां भी m क्या होगा? 0। स्पिन +1/2, इसकी स्पिन क्या लिखें? +1/2।
नहीं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था 2 विद अपोजिट स्पिन्स, उनकी स्पिन अपोजिट होंगी। इसकी अगर क्लॉकवाइज होगी तो इसकी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देख लो कितने क्वांटम नंबर सेम निकले। तीन क्वांटम नंबर्स सेम निकले, चौथा स्पिन वाला क्वांटम नंबर क्या निकला? चेंज। बस यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इधर ही मैं नीचे लिख देता हूं, 2s और 3s लिख लेते हैं। ठीक है, अब n इसका कितना है? 2, इसका n कितना है? 3। याद रखो जो नंबर लिखा हुआ वो n है। l जो इसके साथ लिखा हुआ है, s के लिए l की वैल्यू क्या है? याद रख लो 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF। तो इसका कितना होगा? 0। इसका भी क्या होगा? 0। l 0 तो m भी 0 होगा। उसके बाद स्पिन +1/2। ये देखो, देख लो एक ही ऑर्बिटल है या अलग अलग? अलग अलग, 2s अलग है, 3s अलग है। तो इसकी स्पिन +1/2 लिखो या -1/2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन +1/2 ही बेहतर रहेगी। अब देखिए कितने क्वांटम नंबर सेम निकले। एक, दो, 3। तो जो हमने कहा था कि मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम निकलेंगे? 3। दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा क्वांटम नंबर डिफरेंट आ गया? शेल वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका 2 है, इसका 3 है। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद दूसरा ही एक इससे मिलता जुलता रूल है जिसे हम कहते हैं n+l रूल। n क्या है? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? l है अज्यूमिथल क्वांटम नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूल 2 कॉम्बिनेशन से बना है। कौन सी? प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, ये रूल कहता है, क्या कहता है कि शेल्स विद लोवेस्ट n+l वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। वो शेल जिनकी n+l वैल्यू कम होगी उनको पहले भरा जाएगा। ठीक है, वो शेल जिनकी n+l वैल्यू कम हो उसको पहले भरा जाएगा। जैसे हमारे पास है भाई 3p और 5s। हमसे कोई पूछे कि भाई दोनों में से पहले कौन सा भरा जाएगा, 3p भरा जाएगा या 5s भरा जाएगा? तो हम क्या निकाल लेंगे? n+l। इसका n कितना है? सामने जो नंबर लिखा हुआ है 3। इसका n कितना है? सामने जो नंबर लिखा हुआ है 5। l जो आगे लिखा हुआ है SPD, ये आपको l देगा। l कितना है? p के लिए कितनी होती है? 1। s के लिए कितनी होती है? 0। n+l निकालो, इसका कितना आ गया? 4। इसका कितना आ गया? 5। तो रूल क्या कहता है? जिसकी n+l वैल्यू कम हो उसको पहले फिल किया जाएगा। तो किसको पहले फिल किया जाएगा? 3p विल बी फिल्ड फर्स्ट। एक और देख लेते हैं, 4p और 2p। 4p और 2p में से कौन सा पहले फिल किया जाएगा? तो n कितना है? 2। l कितना है? 1। n कितना है? 4। l कितना है? 1। तो n+l क्या निकलेगा? इसका 3। इसका क्या निकलेगा? 5। तो किसकी वैल्यू कम है? 2p की। तो 2p विल बी फिल्ड फर्स्ट। समझ गए बात को या इसमें कंफ्यूजन है कोई? ठीक है, समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 3s 2p, n
3L0, N2L1, तो N प्लस L इसका कितना निकला 3, इसका क्या निकला 3। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। हमने क्या पढ़ा था कि किसको पहले फिल किया जाएगा, जिसकी N प्लस L वैल्यू कम हो। तो यहां तो दोनों की N प्लस L वैल्यू क्या आ गई, सेम। इसका मतलब रूल में कुछ गड़बड़ है या आगे कुछ और मॉडिफिकेशन है। क्या है कि अगर पहले तो भाई N प्लस L निकाल लो, अगर N प्लस L सेम आ गया तो नहीं, N प्लस L निकालो, अगर N प्लस L जिसका छोटा आ गया उसको पहले फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर N प्लस L सेम आ जाए तो क्या देखना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि किसकी N वैल्यू कम है। जिसकी N वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा। याद रखें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पहली क्या बात है, N प्लस L सेम, तो किसको देखेंगे, N को देखेंगे। लेकिन अगर N प्लस L डिफरेंट है तो पहले उसको भरेंगे जिसकी N वैल्यू कम हो, लीस्ट हो। तो किसकी N वैल्यू कम है, इसकी N वैल्यू कितनी है 2, इसकी N वैल्यू कितनी है 3, तो पहले किसको फिल करेंगे, इसको करेंगे। तो रूल आगे क्या कहता है कि इफ N प्लस L वैल्यू इज सेम, अगर N प्लस L वैल्यू सेम है तो क्या होगा, द वन with lowest N value will be filled first। जिसकी N वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा। समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक और यहां हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बल्कि ये मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे देख के बताएं इसका। भाई जैसे आपके पास हो 4F 6P, बताएं दोनों में से पहले कौन सा फिल होगा। क्या करोगे, N प्लस L निकालोगे। N कितना है 4, इसका N कितना है 6, L कितना है इसका, देखो F 3, इसका L कितना है 1 7, N प्लस L क्या आ गई, सेम। अगर N प्लस L सेम आ गई तो किसको फिल करेंगे, जिसकी N वैल्यू क्या हो, कम हो। तो किसकी N वैल्यू कम है, इसकी, तो दिस विल बी फिल्ड फर्स्ट। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, समझ में आ गई बात। दिस इज N प्लस L रूल। इसके बाद हमारे पास एक और रूल है जिसे हम कहते हैं ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा प्रिंसिपल जो है ये किसने दिया था, ये भी दिया था पॉली ने, गिवन बाय पॉली। और ये ऑफबा जो है ये साइंसदान का नाम नहीं है, ऑफबा एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। ये सवाल आया हुआ है एमसीक्यू में कि व्हाट डज ऑफबा मीन, ऑफबा मीन्स बिल्डिंग अप। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस शेल्स। जैसे इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं हम, ऊपर से नीचे इमारत नहीं बनती। तो सेम केस अगर आपके पास शेल्स अवेलेबल हैं तो आप उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। किस हिसाब से फिल करोगे, जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करोगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में फिल करोगे, ठीक है। शेल्स विद लोवेस्ट एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट। या हम इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in various shells on the basis of ascending समझते हो, means increasing order ऑफ एनर्जी। वेरियस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो किस हिसाब से किए जाएंगे,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो एनर्जी जिस शेल की कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बाद में फिल किया जाएगा। मींस लोवेस्ट एनर्जी शेल्स आर फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी शेल्स आर फिल्ड फर्स्ट, जिनकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा। दैट इज ऑफ बा प्रिंसिपल। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब ऑफ बा प्रिंसिपल में हम एक डायग्राम बनाते हैं, सीक्वेंस, तो वो आप समझें। पहला शेल, पहले शेल में क्या होगा, सिर्फ एक ही सब शेल है S, तो हम लिखेंगे 1S। दूसरा सब शेल, दूसरे सब शेल में कितने शेल्स हैं? 2, 2S 2P। तीसरा शेल, तीसरे शेल में कितने सब शेल्स हैं? 3, 3S 3P 3D। चौथे शेल में कितने सब शेल्स हैं? 4, 4S 4P 4D 4F। पांचवें शेल में कितने सब शेल्स हैं? उसमें भी 4, 5S 5P 5D 5F। अब यहां देखें, फर्स्ट ईयर में यहां कम कर दिए गए 3, इंटर में 4 हैं, तो मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूं। 6S 6P 6D। और 7 में 7S और 7P। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गई। क्या? पहले अगर हम यहां से एरो लगाएं तो ये किस में लगेगा? 1S। तो मीन सबसे पहले हमारे पास पढ़ा जाएगा 1S, फिर 2S, फिर 2P 3S। ठीक है, फिर 3P 4S, फिर 3D 4P 5S, और ऐसे ये एक सीक्वेंस बनती जाएगी। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को एक याद करने का तरीका भी ये है कि भाई S से समझ लें आप स्कूल, P से समझ लें पब्लिक स्कूल, D से समझ लें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक, और F से समझ लें फेडरल। ठीक है, S से स्कूल समझ लो, P से पब्लिक समझ लो, D से डिस्ट्रिक्ट समझ लो, F से फेडरल समझ लो। ठीक है, दोबारा सुनो, S से स्कूल, P से पब्लिक, D से डिस्ट्रिक्ट, F से फेडरल समझ लो। ठीक है, अब जो हर लफ्ज को 2 दफा बोलना है तो ये सीक्वेंस बन जाएगी। देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ऐसे सीक्वेंस देखो ना बन जाएगी। 4D के बाद क्या है? 5P 6S, फिर क्या है देखो 4F 5D। तो देखो मैंने क्या कहा था, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक। ठीक है, तो जो भी सीक्वेंस लेंगे आप इसको 2 दफा लेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा। और अगर नंबर्स जहन में रखना चाहें तो नंबर्स ये बना लो, 122 बन गया, 334 बन गया, 345 बन गया। ये 3 नंबर जहन में रख लो, यहां तक आपका ज्यादातर मसला हल हो जाएगा। ठीक है, या अगला भी देख लो, 456, 122, 334, ये नंबर लिख लो, या पहले लिख लो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल,
डबल पब्लिक स्कूल, जो भी आपको सही लगे। ये भी इस तरह से भी याद करते हैं बच्चे, इस तरह से भी याद करते हैं, इस तरह से भी याद करें, जो आपको इजी लगे आप उसके हिसाब से इसको डील करें। ठीक है, इसको नोट करें तो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन की और ये जो रूल्स थे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स थे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां मैं कुछ लिखता हूं एटम्स, जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मींस बल्कि से पहले हम लिख लें डेफिनेशन, दैट वुड बी बेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स on the basis of energy is known as electronic configuration। ठीक है, मुख्तलिफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ये ध्यान में रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, पी में 6 रखने हैं, डी में 10 रखने हैं, एफ में 14 रखने हैं। दीज आर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दीज सब शेल्स। इन सब शेल्स में हमारे पास जैसे है सपोज सल्फर 16 एटॉमिक नंबर 16 है, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने कितने? 16 डिस्ट्रीब्यूट करने। स्टार्ट कहां से होगा? इफ यू रिमेंबर सीक्वेंस कहां से होती है? 1s, तो 1s लिखेंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। यहां कितने हैं? 16, तो क्या 16 लिख दें? नहीं। Why? Because s cannot contain more than 2 electrons, तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2। फिर उसके बाद 1s2, उसके बाद क्या आता है? 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? फिर 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6, 2p 6। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1s 2p, 2p के बाद 3s। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? फिर 2। फिर 3s के बाद क्या लिखेंगे हम? 3p। p में कितने आते हैं? 6। क्या सही है? नोट करो, ध्यान से देखो। 2, 4, 10, 12, 12 हो गए। हमें कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 16। तो यहां तक 12 हो गए। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 16, तो मींस दिस मस्ट बी व्हाट? ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 4। तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम की ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। सेम केस हमें कोई कहे कि भाई नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, तो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 1s2, 2s2, 2p, कितने होंगे? ध्यान रहे 7 डिस्ट्रीब्यूट करने। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे हमें। यहां तक हम कितने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? 4। पीछे कितने रहे? देखो 3। तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सेम केस अगर हमारे पास हो कि भाई फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो 9 डिस्ट्रीब्यूट करने, तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p, कितने लिखे? 5। दैट्स इट। क्लोरीन 17 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी करें तो कितनी होगी? 1s2,
2s2 2p6, ये काउंट करो कितने हो गए 10, पीछे कितने रहे बाकी 3s2 3p कितने हो गए देखो 2 4 10 12 17 डिस्ट्रीब्यूट करने तो बाकी कितने रहे 5। This is how you have to distribute the electrons in various shells. यहां एक और पॉइंट आपको समझना है, वो कौन सा पॉइंट, लास्ट शेल वाला या वैलेंस शेल वाला। अब देखो शेल क्या है, शेल इज दिस नंबर, ये sp ये क्या है, ये these are the सब शेल्स। तो शेल कौन सा पता चलेगा, मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका लास्ट शेल कौन सा है, तो आप इन नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा उसे कहोगे लास्ट शेल। तो इसका लास्ट शेल कौन सा है, यू विल से 2। इसका लास्ट शेल कौन सा है, यू विल से इसका भी बड़ा नंबर कौन सा है, ये 2। इसका मैं पूछूं इसका लास्ट शेल कौन सा है, तो देखो ये जो सामने नंबर लिखा हुआ 1 2 3 वाले, ये लास्ट शेल है, ठीक है। तो इसका लास्ट शेल कौन सा है 3, ठीक है। इसका लास्ट शेल कौन सा है, शाबाश 3, ठीक है। अब इस लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये दूसरा सवाल है। अब आप देख लो यहां लास्ट शेल कौन सा है 2, तो 2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखो ये 2s ये भी 2 का हिस्सा है, ये 2p ये भी 2 का हिस्सा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, s में 2 p में 3, तो कितने हो गए 5। इसका लास्ट शेल कौन सा है 2, तो 2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये कितने हो गए 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका लास्ट शेल कौन सा है 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, ये 2 आ गए ये 5 आ गए, तो ये कितने हो गए 7। यहां मैं पूछूं तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देखोगे लास्ट शेल कौन सा है 3, और 3 देखो कितनी दफा आया, तो ये कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक और चलो कर लेते हैं हम, सोडियम 11 जिसके वो स्टार्टिंग में कर रहे थे, भूल गए इस बेचारे को। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, पूरे हो गए, बस कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, नहीं 11 है, मीन्स एक रहता है 3s1। मैं आपसे पूछूं इसका लास्ट शेल कौन सा है, तो आप देखो सामने बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है 2 है या 3 है, 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो लास्ट शेल इसका 3 हुआ। इस लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो इस 3 एक ही दफा आया है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। याद रखो अगर लास्ट शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर लास्ट शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उनका क्या होगा, ग्रुप होगा। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसका ग्रुप 5th है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो इसका ग्रुप 7 है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो इसका ग्रुप 7 है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका ग्रुप 1 है। वो फिर हम इंटर में पढ़ेंगे फर्स्ट 2a इस हिसाब से, ठीक है, या भी समझ लो 7a 5th से, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशंस की। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन के रूल थे ये थे शेल्स के हिसाब से या सब शेल्स के हिसाब से, ठीक है। एक ने ऑर्बिटल पे भी डिस्कस किया था, वो कौन सा था वो मुझे आप बताएंगे सोच के। नेक्स्ट जो रूल है, लास्ट रूल है, वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो ये रूल ये कहता है कि जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जाओगे और अगर ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इक्वल एनर्जी वाले, तो क्या होगा, हर कोई इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो ऑर्बिटल में अकेला अकेला हो, खुला डुल्ला बैठा हो, ठीक है। जैसे गाड़ी में अगर हम
पॉइंट वगैरह में आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो जनरली हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम रिलैक्स होके बैठें, अकेले होके बैठें, ठीक है। लेकिन अगर रश वगैरह बढ़ जाती है तो फिर जाते हैं भाई कहीं ना कहीं जगह मिल जाए। तो ऑर्बिटल भी यही करते हैं कि जब ऑर्बिटल्स खाली हैं, शर्त यह है एनर्जी सेम हो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले वो ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे। जब सारे ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट पैरिंग, फिर पैरिंग स्टार्ट होगी। शुरू में पैरिंग स्टार्ट नहीं होगी, हर कोई एटम चाहेगा कि वो ऑर्बिटल्स को अकेला, हर कोई इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो ऑर्बिटल को अकेला अकेला ऑक्यूपाई करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स सिंगली, इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करना। इफ ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, जब सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएंगे तो उसके बाद देन पैरिंग विल बी स्टार्टेड, उसके बाद पैरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट माना ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहां पे एक पॉइंट है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, चलो बेरिलियम 4, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, s में तो कोई ऑर्बिटल एक ही है। उसके बाद आते हैं बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। बोरॉन के बाद आते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 1s2 2s2 2p2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल, 1s2 2s2 2p4, देखो 8 हो गए। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 एंड नियॉन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहां तक हुंड्स रूल हमने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब हुंड्स रूल अप्लाई करते हैं, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पी में भाई कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 3 ऑर्बिटल, px py pz। ऑर्बिटल्स याद हो तो उसको डबल कर दो, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स याद हो तो उनको हाफ कर दो, ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट ज़हन में रहे। तो 2px 2py 2pz, यहां भी होगा 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। हर किसी के पहले बना रहे हैं, फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं, दीज ऑर्बिटल्स, क्योंकि p के ही हैं तो दे आर कॉल्ड एज, ये सारे के सारे कौन से हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अब 2px एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहां आएगा, इधर x में। 2p2 क्या लिखें, यूं लिखें, देखो यूं लिखते तब जब ये खाली नहीं होते,
दे आर एम्प्टी, वंस दे आर एम्प्टी देयर विल बी नो पेयरिंग एट ऑल। तो ये वाला कहां जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये लिखना सही है, वैसे लिखते तो रॉन्ग हो जाता। किसके हिसाब से रॉन्ग हो जाता, हुंड्स रूल के हिसाब से। ऐसे सवाल आया हुआ है, वो फिर एमसीक्यूज के सेशन में डिस्कस करते हैं। 2p3 को यूं लिखें, अगर 2p3 यूं लिखा हुआ हो तो आप कहोगे दिस इज द वायोलेशन ऑफ व्हाट, हुंड्स रूल। तो इसको यूं नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब 2p4 को कैसे लिखें, याद रखो हर किसी में एक एक, अब बच गया तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा इधर, ठीक है। अब वायोलेशन नहीं हो रही, क्योंकि भाई सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है ना। इफ ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। यहां देखो सिंगली हो गए, कितने हैं, 5। तो 5 को कैसे फिल करेंगे, यहां देखो कैसे फिल करेंगे इसको, 6 हैं। तो सारे ऑर्बिटल्स जब सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हुंड्स रूल। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है, याद रखें जब इलेक्ट्रॉन की इस अपोजिट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे तो उनकी स्पिन कैंसिल आउट नहीं होगी, मींस दे गिव यू मैक्सिमम मल्टीपल्स ऑफ द स्पिन। ये देखो यही इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको यूं रखते, ऐसे रखते, तो क्या होता, एक की क्लॉकवाइज दूसरे की क्लॉकवाइज, नेट रिजल्ट इज नथिंग। तो लेकिन अगर इसको यूं रखेंगे कि भाई एक इधर हो एक इधर हो, तो यू विल गेट नेट स्पिन। तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि जब आप हुंड्स रूल फॉलो करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और हुंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को कैसे ऑक्यूपाई करेगा, सिंगली ऑक्यूपाई करेगा। अब इसको वर्बली भी आप माइंड में रख सकते हो, याद रखें जिसमें जितने ऑर्बिटल्स हैं वहां तक उसमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। जैसे p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, तो याद रख लो 3 तक p में पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। मैं कहूं p1 तो आप कहोगे अनपेयर्ड होगा, p2 अनपेयर्ड होगा, p3 अनपेयर्ड होगा। लेकिन जैसे ही मैं p4 कहूं तो एक पेयर में चला जाएगा, p5 कहूं तो दूसरा पेयर में चला जाएगा, p6 कहूं तो सारे। जैसे d में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, तो d में कितने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो कम से कम 5 के बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब ऑर्बिटल्स को अगर हम यूं एक किस्म का बॉक्स बनाएं d के लिए, अब देखें ये सपोज ये हमारे पास है भाई D1 सिस्टम। D1 सिस्टम में क्या होगा भाई, 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऐसे होगा। अगर हमारे पास D2 हो तो D2 कैसे होगा, यूं। ये तो समझ रहे हो ना, किसी की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये P1 है तो ऐसे ही कहीं कॉन्फ़िगरेशन में D1 होगा, D2 होगा, D3 बाहर तो हमें लग रहा होगा कि भाई D3 तो 2 ने पेयर बना लिया, एक अनपेयर्ड रह गया, ऐसा नहीं। D4 होगा तो कैसे होगा, D5 होगा तो D5 कैसे होगा,
तो देखो D5 में पेयरिंग है, जितने ऑर्बिटल्स तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब जैसे D6 करोगे तो एक पेयरिंग में चला जाएगा, 4 अनपेयरिंग में। D7 करोगे 2 पेयरिंग 3 अनपेयरिंग। D8 3 पेयरिंग 2 अनपेयरिंग। D9 4 पेयरिंग 1 अनपेयरिंग। D10 सारे पेयरिंग। तो यहां आप करके देख लो, ये अगर इसको हम बनाएं D6 सिस्टम बनाएं, मींस D में 6 है तो एक एक इंडिविजुअली लग जाएगा। अब 6 कहां चला जाएगा, वो यहां पेयरिंग बन जाएगा। अगर D7 हो तो हर किसी में कितना फिल करोगे, 1 आगे पेयरिंग में चला जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, नोट करें इसको। तो हमने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं। पहला है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। अब इसके लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज, अब देखो जो शेल है n, ये हो गया n, ये हो गया l। तो n कितना है 2, l कितना है 1, तो n2। अगला देखो, when 6d orbital is complete the entering electron goes to, ये आप लोगों का काम है, ये आप मुझे बताइएगा। 6d पूरा हो तो कहां जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, ठीक है, ये आपको बताना है मुझे। Which of the following having least n plus l value, किसकी n plus l वैल्यू सबसे कम है। देखो इसका n कितना है, 4 1 5, इसका 5 प्लस 1, इसका 4 प्लस 0, तो सबसे कम किसकी निकली, इसकी। Which of the following having maximum energy, याद रखो n प्लस l कम तो एनर्जी भी कम, n प्लस l ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो इसका क्या निकलेगा, 3 प्लस 1, इसका 3 प्लस 2, 4 प्लस 0। तो देखो मैक्सिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम n प्लस l वैल्यू, तो मैक्सिमम n प्लस l वैल्यू किसकी आई है मेरे भाई, इसकी। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है, हो गया नोट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैविंग सेम n प्लस l वैल्यू, कौन से पेयर की n प्लस l वैल्यू सेम है। तो देखो 4 प्लस 0, 4 प्लस 1 सेम नहीं निकली। 3 प्लस 2, 4 प्लस 0 सेम नहीं निकली। 4 प्लस 3, 4 प्लस 1 सेम नहीं निकली। तो किसी की भी n प्लस l वैल्यू सेम नहीं है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द n प्लस l वैल्यू ऑफ 5s। तो कौन से की n प्लस l वैल्यू 5s के बराबर है एग्जैक्टली। तो पहले 5s की निकाल लेना, 5 प्लस 0 तो 5, इसकी देखो 5 प्लस नहीं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, 4 प्लस 0, अरे ये भी गड़बड़, 4 प्लस 1 5, इसकी 3 प्लस 2 5, इसकी 2 प्लस 1, तो किसकी वैल्यू निकल रही है, ए और बी की, तो ए और बी होगा। आगे देखें, विच रूल इज वायोलेटेड इन फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये एक ऑर्बिटल है, ये समझ लें ऐसे, ये 3 ऑर्बिटल हैं, पता चला, हाँ कैसे पता चले ये एस है। तो देखो एक ही ऑर्बिटल, एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल कहाँ होगा, एस में होगा। ये कितने बॉक्स हैं, 3, मींस 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल कहाँ होंगे, पी में होंगे। तो देखो एस में कोई रूल वायोलेट नहीं हुआ, पी में देखो ये ऑर्बिटल खाली है, फिर भी यहां हमने इलेक्ट्रॉन रखा है। तो ऑर्बिटल एम्प्टी अवेलेबल हो और हम पेयरिंग स्टार्ट कर दें तो ये किसकी खिलाफ वर्जी होगी, ये होगी हुंड्स रूल की वायोलेशन। आगे देखें, फिर अगेन ये एस है,
ये P है। तो विच प्रिंसिपल इज वायोलेटेड, देखो ये भी सेट है। S, पहले S भरा जाता है फिर P में जाता है ना। S में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी P में चला गया, तो याद रखो S फिल होके P में जाता है। S अगर खाली हो P में चला जाए तो क्या होगा, मीन्स ऑफ द प्रिंसिपल की वायोलेशन। हो गया नोट। आगे देखो, अरेंज 3p 2p 4f 4d इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से इनको अरेंज करना है, तो आपको पता होगा n+l वैल्यू निकाल लो, या अगर सीक्वेंस याद हो तो उस हिसाब से भी टिक कर दो। तो ये क्या होगा, 3+1 2+1 4+3 4+2। तो देखो सबसे कम किसकी आई, 2p, फिर 3p, फिर 4d, फिर 4f। तो 2p 3p 4d 4f, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट द मिसिंग ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग। 3s 3p, उसके बाद क्या आता है, 3s 3p, फिर आता है 4s। इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी NB माना नाइस बेटा, ठीक है, NB माना नोटा बीना, ये लाजमी हमें समझना है। याद रखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l रूल अप्लाई नहीं होता। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l रूल अप्लाई नहीं होता, वहां सिर्फ क्या अप्लाई होता है, सिर्फ n सेम माना एनर्जी सेम। यहां देखो n कितना है 1 2, तो इसकी ज्यादा है। ये n कितना है 2, s तो फॉलो नहीं होगा, l तो फॉलो नहीं होगा, तो मीन्स ये गलत है। 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो दैट इज करेक्ट। याद रखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जहां पर भी बात आएगी वहां पर n+l फॉलो नहीं होगा, सिर्फ क्या फॉलो होगा, ओनली n is followed, only n, you have to consider the shell। shells सेम होंगे, एनर्जी सेम होगी, shells चेंज होंगे, एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। आगे देखो, consider the ground state chromium atom 24, the number of electrons with the azimuthal quantum number L1 and L2 are respectively। अब क्रोमियम की बात है तो क्रोमियम की पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए हमें, ठीक है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। क्रोमियम 24 क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ठीक है। और आपको ये पता होगा, इस पे डिटेल्ड मेरा लेक्चर डी ब्लॉक पे भी है कि s में 2 हम क्यों नहीं लिखते, d में 5 क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, काउंट करो, 2 4 10 12 18 और 6 24 हो गए। अब सवाल पर आते हैं, एक दफा सवाल की तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर L1 और 2 है? L1 का मतलब क्या है, L1 का मतलब है P। देखो बड़ा बेहतरीन और नायाब किस्म का सवाल है। L2 का मतलब है D। मीन्स ये सवाल इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि क्रोमियम में P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये हमें मालूम करना है सिर्फ। अब आओ कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो यहां देखो P में कितने आए, ये उठाओ 6, ये कितने आए 6, तो P में टोटल कितने आ गए 6 + 6 मीन्स 12। और D में कितने आए 5, तो D में कितने आए 5। तो जवाब क्या हुआ,
P में 12, D में 5, तो 12 और 5। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कंफ्यूजन है? अगला सवाल, Horn's rule of maximum multiplicity deals with filling of electrons in the nucleus नहीं, filling of protons in the orbitals नहीं, filling of electrons in degenerate orbitals। degenerate orbital में electrons की filling को ये deal करता है। अगला, the number of unpaired electrons in n+2। n+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो नाइट्रोजन का आपको याद होगा, नाइट्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? S में लिखूं मैं 2, 7 है एटॉमिक नंबर, और P में ये आ गए, और इधर 1s2 भी होगा, 1s2, 2s2, 2p3। अब देखो ये है नाइट्रोजन न्यूट्रल, कॉन्फ़िगरेशन तो पता है ना क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p3। नाइट्रोजन +2 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो इसका मतलब P में क्या रह जाएगा? 2p1, मीन्स ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए? सिर्फ 1। तो इसका जवाब ये होगा। After 3s the subshell begin to fill is, 3s के बाद कौन सा फिल किया जाएगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है, 3p। The lowest energy orbital among the following, इन सारों में से लोवेस्ट कौन सा है? लोवेस्ट कौन सा होगा? जिनकी n+l वैल्यू कम हो। तो इसकी क्या निकलेगी भाई? इसकी निकलेगी 2+1, इसकी 3+0, 3+1, ये तो बढ़ गया, इसका भी जवाब 3, इसका भी जवाब 3। तो n+l रूल याद है, जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा, मीन्स लोवेस्ट एनर्जी। अगला सवाल, Which two quantum subshells will fill after 4f? 4f के बाद कौन सा फिल होगा? ठीक है, तो ये समझ लें, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने कॉन्फ़िगरेशंस के रूल्स भी पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, और डिटेल्ड डिस्कशन की, और उसके ऊपर वी हैव सॉल्व्ड वैरायटी ऑफ MCQs। ठीक है, नोट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।